ठीक, फिर अब हम सीखते हैं कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे की जाए। अकाउंटिंग का इसका काम है, क्योंकि अभी पहले तो हमने क्या सीखा था इसका डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, या फिर हम बात करें कि हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाएं, उसकी वजह क्या है, तो वो बातें तो हमने कर ली। सब समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि डेप्रिसिएशन की जब एंट्री करने की बात है, जर्नल एंट्री, तो वो हम कैसे करें। तो जर्नल एंट्री का भी हम क्लोजिंग लगाएंगे। देखो खुद, यानी एंट्री को रटना नहीं है हमें, उसको समझना है कि उसमें डेबिट जो हुआ वो क्यों हुआ, और उसमें जो क्रेडिट हुआ वो भी क्यों हुआ। डेबिट और क्रेडिट दोनों के नियम हमें कंप्लीट समझते आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को 1 अप्रैल 2020 को आपने सपोज फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर। और ये फर्नीचर आपने जो परचेज किया, इसकी जो कॉस्ट है वो है सपोज 20,000 रुपये। इसकी कॉस्ट 20,000 रुपये है। अब 20,000 का जो फर्नीचर हमने खरीदा, तो ये हमारी उस असेट से क्या हो गई? कॉस्ट हो गई, ये उसकी लागत हो गई, क्योंकि इस पे पैसा हमने लगाया है। तो फर्नीचर कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2020 को। इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे लिए कितनी है? 20,000। अब इस फर्नीचर को खरीदने के बाद हमने इसको काम में लेना चालू किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे करते करते इस असेट्स को मान लो हमने 31 मार्च 2021 तक यूज कर लिया। 1 साल हमने इसको काम में ले लिया। तो अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू जब फर्नीचर को खरीदा था तब वैल्यू कितनी थी? 20,000। तो क्या 1 साल बाद भी इसकी वैल्यू 20,000 रहेगी? है ना, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इसकी वैल्यू बढ़े, क्योंकि पहले बात तो 1 साल का समय निकल गया। 1 साल की ये संपत्ति पुरानी हो चुकी, और साथ साथ में हमने इसको यूज भी तो किया है ना। तो जब खरीदा था तब बिल्कुल नया था, अब ये साउट हो गई, पुराना हो गया, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? फिर कम हो गई। मान लीजिए अब उस फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 18,000 रुपये है। क्या मतलब एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लेना, तो 18,000 की उसकी वैल्यू है। 20,000 में और 18,000 में क्या डिफरेंस है? 2,000। से 2,000 रुपये को क्या कहेंगे? मूल्य में क्या हो गई? कमी। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अकाउंट्स की भाषा में इसको क्या बोलेंगे कि 2,000 रुपये का क्या हो गया? खर्चा। अब एक बात बताओ, जब हमारी फिक्स असेट्स के मूल्य में कमी हो जाएगी, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो ये जो 2,000 रुपये की कमी हुई है हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। ठीक है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि मूल्य में कमी हुई तो हमारे लिए लॉस है। और अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जो हानियां होती हैं, जो लॉस होता है, तो उसका अकाउंट डीआर होता है कि सीआर? डीआर होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं नॉमिनल अकाउंट को। 3 टाइप के अकाउंट से हमने बात करी थी, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल में हमने नियम पढ़ा था कि व्यवसाय में जो भी खर्चे होते हैं और व्यवसाय में जो भी हानियां होती हैं, इनको डीआर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2,000 रुपये का हमें लॉस हो गया, और लॉस अकाउंट को जिसे क्या करते हैं? डीआर करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट हम बनाएंगे वो तो क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा। समझ रहे चीज को? डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना है? डीआर करना है। हाँ या ना? डेप्रिसिएशन क्या कर देना? डीआर। तो डीआर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आता है सीआर किसको करें? तो जब आपने फर्नीचर को परचेज किया, खरीदा, तब जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? बता सकता है कोई? तब आपने फर्नीचर को तो किया था कैश अकाउंट किया, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर। तो मान लो नगद में खरीदा, इसलिए हमने 2 कैश कर दिया, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 20,000। 1 साल बाद इस फर्नीचर की वैल्यू क्या है? 18,000। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम फर्नीचर का अकाउंट चेक करें, तो उस अकाउंट में हमें 20,000 रुपये दिखाई देने चाहिए या 18,000 दिखाई देने चाहिए? 18,000। जब हम फर्नीचर का अकाउंट चेक करेंगे, जब फर्नीचर का लेजर चेक करेंगे, या फर्नीचर की जब रिपोर्ट देखेंगे, तो उस रिपोर्ट में 20,000 रुपये आपको दिखाई देने चाहिए कि 18 दिखाई देने चाहिए? 18 दिखाई। फाइनल जो वैल्यू लास्ट में कितनी वैल्यू दिखनी चाहिए? 18 दिखनी चाहिए लास्ट में। शुरू में 20 थी,
बट अभी क्लोजिंग वैल्यू कितनी दिखनी चाहिए लास्ट वाली? 18 वो 18 दिखनी चाहिए। तो पहले हमने इसको वैल्यू पे कितना दिखाया था? 20 और अब कितना दिखाना है? 18। तो 20 को 18 दिखाने के लिए 2000 रुपये कम करने पड़ेंगे। 20 को 18 दिखाने के लिए 2000 रुपये कम करने पड़ेंगे। तो पहले आपने फर्नीचर को क्या किया? डीआर किया। तो अब हमें 2000 रुपये से, अब हमें 2000 रुपये से फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा? दिया फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा? CR सीआर करना पड़ेगा। डीआर क्यों करेंगे भाई? देखो बात समझना, पहले से 20,000 रुपये डीआर है, अब दोबारा मैं 2000 रुपये डीआर कर दूं मान लो, तो डीआर और डीआर तो सगे भाई हो गए एक जैसे ही। तो डीआर और डीआर जोड़ गया कितना हो गया? 22 हो गया। जब हम विपरीत क्रिया करेंगे, जब है ना रिवर्स एक्टिविटीज करेंगे, तब कम हो जाएगा। तो जैसे मान लो पहले डीआर कितना किया, अब हम 2000 रुपये क्या कर दें? सीआर। अपोजिट हो गया, तो अपोजिट होते वो कम हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? बात समझ में आ रही है? तो हमें 2000 रुपये से फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा? सीआर। बन गई जनरल एंट्री। लिख दें, तो जनरल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर। इस प्रकार एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे सामने कि जब कभी भी किसी भी फिक्स असेट्स के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, उस समय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा क्या होगा? ये हमेशा याद रखना। आप फर्नीचर पर लगा रहे हो तब भी डेप्रिसिएशन डीआर ही होगा। आप बिल्डिंग पे लगा रहे हो तब भी डेप्रिसिएशन डीआर होना है। आप गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क पे लगा रहे हो तब भी डेप्रिसिएशन तो डीआर होना वाला है। तो डेप्रिसिएशन को हमेशा क्या करें? डीआर करें, ठीक है। और सीआर में किसको लिखोगे? अरे सीआर में किसको लिखोगे? फिक्स्ड असेट्स, जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो ये जर्नल एंट्री आपको अब याद रखनी फाइनल। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर करेंगे, तो जो भी फिक्स असेट्स होगी उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। ये केवल हमने एग्जांपल के लिए रखा है, और फिर इसके ऊपर कितने लिख देंगे? 2000। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद ये एंट्री आराम से समझ में आ गई होगी, तो किंतु परंतु थोड़ी सी। अब आगे हम बात करें कि इस जर्नल एंट्री को हमें टेली में करना पड़ेगा। इस जर्नल एंट्री को हमें टेली में करना पड़ेगा, और हम ये बात कई बार कर चुके हैं कि एंट्री करने से पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे? लेजर्स बनाने पड़ते हैं। यस और नो? बताओ, इस जर्नल एंट्री को करने के लिए कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे? एक ही बनाना पड़ेगा। एक ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले बन चुका है जब हमने इसको यहाँ खरीदा था 1 अप्रैल 2020 को। तो जब खरीदा था तभी बन गया था, अब दोबारा थोड़ी बनाएंगे इसको। तो ये हमें बनाने नहीं, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? केवल डेप्रिसिएशन का। इस एंट्री को करने के लिए हमें एक लेजर बनाना है, और वो लेजर का नाम क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तो ये तो बनाएंगे हम अकाउंट। अब जब हम लेजर बनाते हैं, तब हमें आवश्यकता होती है किसकी? ग्रुप की आवश्यकता होती है। ध्यान से समझ लीजिए। तो इसके लिए जो ग्रुप हम यूज करेंगे वो करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसको क्यों यूज करें वो हम बाद में आगे क्लास में बात करेंगे। बट फिलहाल अभी के लिए क्या याद रखना है कि डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप यूज होगा। कर सकते हैं आप यहाँ तक? जब हम लेजर बना लेंगे तब एंट्री करेंगे, और एंट्री करते समय हमें यूज करना पड़ेगा वाउचर। तो ये जर्नल एंट्री आपके अकॉर्डिंग कौन से वाउचर में होनी चाहिए? F7 में होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रा इसको लेगा ही नहीं। कौन से हमने गले से रुपए निकाल के बैंक में भेजे हैं, या कौन से बैंक से निकाल के गले में लेके हैं, तो ये कॉन्ट्रा के लिए तो है ही नहीं। पेमेंट में आप जाओगे, पेमेंट भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रुपए चुकाने की बात ही नहीं हो रही। तो ना रुपए चुका रहे ना रुपए ले रहे, तो कॉन्ट्रा में नहीं होगी, पेमेंट में नहीं होगी, रिसीट में नहीं होगी, सेल्स में नहीं होगी, माल थोड़ी बेच रहे हैं, और परचेज में भी नहीं होगी, क्योंकि खरीद थोड़ी रहे। तो फिर बचा क्या हमारे पास में? जनरल वाउचर। इसमें जनरल वाउचर का एंट्री कर देंगे। तो जितने भी हमारे पास फिक्स असेट्स हैं उन सभी के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सभी के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। अब एक फाइनल बात मैं आपको बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, वो ये है
कि हमारे पास जो फाइनल अकाउंट है वो दो होते हैं। अरे जब अकाउंट्स की क्लोजिंग करते हैं तब हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ये मैंने शुरुआती जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी वहाँ बात कर दी थी, बता दी थी। जो उस समय नहीं आ पाए थे, लेट आए थे या मान लो हो सकता है ये टॉपिक नहीं पढ़ा उन्होंने, तो अब समझ लें फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? वित्तीय वर्ष के अंत में बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स को बनाया इसीलिए जाता है ताकि हम फाइनल रिजल्ट्स को जान सकें। फाइनल रिजल्ट्स को जान सकें। फाइनल अकाउंट में एक अकाउंट होता है पी एंड एल, एक अकाउंट होता है जिसको हम अकाउंट नहीं बोलते, स्टेटमेंट बोलते हैं, वो है बैलेंस शीट। ठीक है, समझने की बात आती है कि जो डेप्रिसिएशन है इसको हम पी एंड एल में दिखाएं कि बैलेंस शीट में दिखाएं? तो डेप्रिसिएशन का जो आपका अकाउंट बनेगा, जो लेजर बनेगा, इसका जो रिजल्ट है वो आपको कहाँ दिखाई देगा? P&L में। यानी ये चीज किसके लिए बनी हुई है? P&L के लिए बनी हुई है। क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, वो सब के सब हमें कहाँ लिखने पड़ते हैं? P&L में। थोड़ा सा लॉजिक यदि आप लगा सके तो समझना, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? ग्रुप है। और हमारे पास टोटल ग्रुप है 28 और 28 में से मैंने 6 ग्रुप ऐसे बताए थे आपको, 6 ग्रुप जो P&L के लिए बने हुए हैं, बाकी 22 ग्रुप तो बैलेंस शीट के लिए थे, यदि आपको याद हो तो वो क्लास। हाँ, 15 को अलग किया था, 13 ग्रुप हमने अलग करे थे। जो 15 थे उनको भी 2 भागों में डिवाइड किया था, 9 और 6। जो 9 है वो बैलेंस शीट के लिए थे, जो 6 है वो P&L के लिए थे। और जो 13 हमने अलग करे थे सब ग्रुप, वो 13 किसके अंदर में आ रहे थे? 9 के नीचे। तो बैलेंस शीट के लिए हो गए 9 + 13 9 + 13 22 हो गए, बचे 6 वो P&L के लिए। तो ये ग्रुप किसके लिए है? ये P&L के लिए। तो जब आप ये वाला लेजर इस ग्रुप के अंदर बनाओगे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि भाई इसको आप P&L में लेके जाओ, वो डेली अपने आप कर देगा उसका। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर इसके बारे में जो भी और बातें होंगी वो हम लोग करेंगे। ठीक है।